दो पार्ट आता है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक तो लॉ है, आपको जो 9th क्लास में पढ़े हो उसको एक बार फिर से पढ़ कर आना है। उसके बाद मैं पीपीटी बना कर लाऊंगा और सारा लॉ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जो कि आपको आता है मैं रिकॉल करवा दूंगा आपको। आज मैं पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन। मतलब क्या है सो बताता हूँ। मतलब ये है कि हमें साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करना है। तो साइकिल तो खरीद कर ले आए हैं, आज हम साइकिल चलाना पहले सीखते हैं, फिर बताएंगे देखो इसमें गिनो तो कितना स्पोक है, टायर कितना टायर है, देखो किस कंपनी का है, इसमें घंटी क्या है, सीट कितना है, सारा कुछ बाद में करेंगे। आज पहले हम साइकिल पे बैठ कर उसको चलाना सीखते हैं। तो साइकिल पे बैठकर चलाने के लिए जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है, इसमें एक ही चीज का एप्लीकेशन लगेगा, वो लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम के बाद। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद एक चीज लगेगा, अब वो मैथ में बता देता हूं आपको, और वो सारे बच्चे को आता है, बट फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। कि सपोज कीजिए आपके पास दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये आपके पास ये एक वेक्टर है ए है, और अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए सारे बच्चे को आता है सलोनी। कहाँ गई सलोनी? सलोनी कहाँ गई? हाँ बोल बेटा, इसको रिजॉल्व करके जल्दी बताओ, कल तुमने बताया था फटाफट, तुम्हारा नाम हमको याद हो गया है। जल्दी बोलो, इसका क्या होगा ये कंपोनेंट? सलोनी? हाँ, ए कॉस थीटा। और ये क्या होगा हमारा? ये होगा ए साइन थीटा। यानी कि जो ए है, ए हमारा हो गया खत्म। मतलब हम गए दुकानदार के पास, बोले भैया ये 2000 का नोट है, इसको चेंज कर दो। तो उसमें 1000 का भी नोट चलता था, तो उसने 1000 का नोट और 500 का नोट हमको दे दिया। बस ये खत्म। इसके जगह पे हम ये दोनों लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना मैथ्स का एप्लीकेशन होगा और कोई मैथ्स का एप्लीकेशन नहीं होगा। इतना सारे बच्चों को आता है ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आता है? सारे बच्चों को आता है। चलिए, तो बस हम इस मैथ्स का एप्लीकेशन करेंगे। आज हम करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने का जो स्टेप्स है, पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। वो स्टेप क्या है सो देखिए, लिखिए स्टेप 1। हम क्या करने जा रहे हैं? हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्रू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने एबीडी खींचा था, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्टेप है वो स्टेप 1। स्टेप 1 क्या हमारे पास है? कोई बच्चा बता सकता है? स्टेप 1 हमारा कहता है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ द एफ बी डी। हमें एफ बी डी खींचना है। ये सारे बच्चे को आता है ना? स्टेप, ये कौन सा स्टेप था? ये स्टेप 1 था। ओके, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या बोलता है बच्चा? स्टेप 2 क्या कहता पता है? स्टेप 2 कहता है एनालाइज द, क्या करना है लिखते जाइए, एनालाइज, एनालाइज द मोशन और मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी लिख लीजिए क्या कहता है, एनालाइज द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब है, नहीं नहीं, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी किधर मूव करने की टेंडेंसी है ना? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, पता है ना आपको क्या कहता है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी इन दैट डायरेक्शन, है ना? ये सारा थ्योरी मैं लिखवा दूंगा आपको अच्छे से, एप्लीकेशन से। आज साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल चलाने में जो मजा आता है ना, वो साइकिल के स्पोक गिनने में मजा नहीं आता। स्पोक तो कैसे भी साइकिल तेरे पास हो तो गिन लोगे तुम। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो एक बार बोलूंगा पढ़ कर आओ, और ये पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन करते करते समझ आ रहे ये था, फिर बोलूंगा ये पढ़ो, फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो डबल मेहनत नहीं करना, मेहनत बचाना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एनालाइज द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि किधर जाने की टेंडेंसी है या उसका मोशन किधर हो सकता है, वही एनालाइज करना है। तो अब क्या करना है, एबीडी खींचने के बाद मोशन को एनालाइज कर लिए।
अब जिधर उसकी टेंडेंसी है जाने की या जिधर मूव कर सकता है, यानी कि उसके मोशन के डायरेक्शन को हम एक एक्सिस मान लेंगे। क्या करना है अब कि बॉडी के मोशन के डायरेक्शन या मोशन के टेंडेंसी के डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, एक एक्सिस मान लेंगे। अब मान लो एक एक्सिस ये हो गया तो दूसरा एक्सिस उसका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्या करना है, एक एक्सिस अगर हम उसके मोशन के डायरेक्शन को एज्यूम किए हैं तो जो दूसरा एक्सिस होगा उसका परपेंडिकुलर एक्सिस दूसरा एक्सिस हमारा होगा। हमेशा याद रखना है इसको। क्लियर है? तो स्टेप 2 क्या हमारे पास, सॉरी स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप 3 है क्या करना है, एबीडी खींचने के बाद सारे फोर्सेस को क्या करना है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस। क्या करना है स्टेप 3, रिजॉल्व, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस पैरेलल and perpendicular, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर मींस दिस डायरेक्शन को हमने एज्यूम किया, मोशन के डायरेक्शन को एक एक्सिस एज्यूम किया है तो दूसरा उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सारे फोर्सेस को मोशन के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सिस रिज्यूम करेंगे, है ना। एक एक्सिस हमारे पास, मान ले हमारे पास एक एक्सिस हो गया, ये एक्सिस कौन सा हो गया, ये मोशन का डायरेक्शन का एक्सिस हो, ये हो गया हमारे पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन मोशन और टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर ये है तो ये दूसरा वाला क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि मोशन का डायरेक्शन किधर है, उसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, एक एक्सिस, और दूसरा एक्सिस क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस पैरेलल एंड, पैरेलल मतलब उसके डायरेक्शन में हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा बच्चा, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन। इतना जो काम हो गया ना, बस मेन काम इतना ही तक है जो कि हमें आता है, ये हमारा पढ़ा हुआ, आज प्रैक्टिस दबा के करेंगे इसका। ये नोट कर लिया सारा बच्चा, मैं अभी सिखाऊंगा, अभी इसको नोट करते जाइए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लिख लिया? आगे बढ़े, ये हमारा स्टेप 3 हो गया है ना। अब उसके बाद क्या करता है, स्टेप 4, स्टेप 4 क्या कहता है, कैसे कैसे करना वो सारा चीज मैं बता दे रहा हूं। स्टेप 4 कहता है हमारा कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, क्या कहता है हमारा, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज, नेट फोर्स ऑफ ऑन ए बॉडी इन a particular direction is equal to mass into acceleration of the body in that particular direction। यानी कि हम क्या लिखेंगे, फोर्स वेक्टर, वेक्टर लिख रहे मींस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। फोर्स कौन सा, नेट फोर्स। ओके, यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम डिफरेंट लैंग्वेज में भी कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो अभी छोटे बच्चों अभी नहीं बताना चाहता हूँ, अभी एकदम फंडामेंटल जो 9th क्लास में पढ़े हो बस उतना ही समय से काम चलाना चाहता हूँ। ठीक है, ऑल्दो 9th क्लास में भी वही है, फंडामेंटल डेफिनेशन वही है, बट हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है पता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है हमारा कि while राइटिंग द इक्वेशन along the direction of motion we will use force in that particular direction and forget the perpendicular force। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपके, जब क्वेश्चंस करूंगा ना तब बताऊंगा, अभी लिख लो क्या लिखना है। डायरेक्शन में लिखेंगे
तो पैरेलल डायरेक्शन फोर्स को भूल जाएंगे, और जब पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन जब पैरेलल में भूलेंगे लिखेंगे तो परपेंडिकुलर भूल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अभी आगे हमारे समझ में आएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया? नाउ आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू राइट ऑल द पॉसिबल इक्वेशन एट वन प्लेस। ठीक है, मीन्स भी तो सॉल्व कर पाओगे ना, चूंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा आपका, तो जितना अननोन है उतना इक्वेशन होना चाहिए, है ना। एंड देन बाय यूजिंग स्टेप्स 5, स्टेप 5 क्या कहता है? बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। अब उसके बाद मैथमेटिक्स का काम आ जाता है। तो जिस बच्चे का साइमल्टेनियस इक्वेशन सही है वो सॉल्व कर देगा, जिसका सही नहीं उसको दिक्कत आएगा, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन जरूरत पड़ेगा आपको? 9th और 10th में जो पढ़े हो ना, उसी की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, जब भी इक्वेशन बनाओगे, जब इक्वेशन जितना अननोन है उतना इक्वेशन होना चाहिए। मान लो एक्स वाई जेड 3 अननोन आपने एज्यूम किया, तो इक्वेशन भी 3 होना चाहिए, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है तब आप एक इक्वेशन बनाते हो, जिसे 5x + 3 = समथिंग करते हो। 2 वेरिएबल इक्वेशन है, x + y, x और y में तो 2 इक्वेशन चाहते हो, x y z है तो 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये पढ़े हो ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन, जिसे पढ़े हो ना, है ना। ax + by = c1 a1x a2x, है ना, b1x। दूसरा a2x + b2y = c2, ये फर्स्ट इक्वेशन होता है, ये सेकंड इक्वेशन होता है। इसको सॉल्व करना सीखे हो ना आप, आता है ना सॉल्व करना, x और y का वैल्यू सॉल्व करने आता है ना। तो इसी सब का है ना। अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल, जैसे 3 वेरिएबल में एक बच्चा कहा, चलो भाई हमने कहा a1x + b1y + c1z = d1, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब 3 अननोन है, x y z अननोन हमारा है, और a1 b1 c1 d1 हमारा क्या है? नॉन क्वांटिटी है। तो 2 इक्वेशन और बनाओगे। दूसरा इक्वेशन आपके पास होगा a2x + b2y + c2z = d2 होगा, है ना। अब देखो अननोन 3 है तो एक और इक्वेशन बनना चाहिए, एक और इक्वेशन कुछ होगा आपका इसी तरह से, a3x + b3y + c3z = d3, है ना। ये अब इसको बढ़े, ये चीज समझ में आ गया ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी आपको। शुरू से हम पढ़ाते हैं। हम अभी आज करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। उसमें से हमारा ये मैथमेटिक्स लगेगा, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, 2 पार्ट में डिवाइड करना, है ना। ये अब इसमें हम जो मैथमेटिक्स यूज कर, ये है हमारा स्टेप, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि हमें आता है। दूसरा में है वी हैव टू एनालाइज द मोशन ऑफ द बॉडी और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वो एनालाइज करना है, वो सेकंड स्टेप है। स्टेप 3 कहता है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसमें कि इसका एप्लीकेशन हमारा है, ये हमें आता है। ठीक है, और हमने फिर चौथा कहा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका यूज करना है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑफ द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन = मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन में एज्यूम करेंगे। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ तो फोर्स निकालने पूछेगा, फोर्स एक्सेलरेशन दिया हो तो मास निकालने पूछेगा, यही 3 चीज पूछ सकता है ना। तो वही है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही हमारे पास है। अब इसे मैंने कहा कि ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो जब पैरेलल डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स को भूल जाएंगे, और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखेंगे तो पैरेलल फोर्स को भूल जाएंगे। ये छोटी सी बात है जो कि हमको ध्यान देना भी है। ठीक है, और इसी में कहा था ट्राई टू राइट ऑल द पॉसिबल इक्वेशन एट वन प्लेस, इस तरह से जिसे इक्वेशन लिखा हुआ तब इसको देख करके सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के इक्वेशन एक साथ लिखा हुआ, सॉल्व करने में आसानी होती है। उसी तरह सारे इक्वेशन को एक साथ लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, सो दैट हमें सॉल्व करने में आसानी। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन इधर है, दूसरा इक्वेशन इधर, तीसरा इक्वेशन तीसरे पेज में, तो गलत, फिर दिक्कत होगा, आपको गलतियां होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। चलिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास m है, और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। क्या है ये क्या है? ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इस बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है।
ठीक है, आप लिखते जाइए। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अब क्वेश्चन कहता है फाइंड फर्स्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन पहला, और दूसरा हमें कहा है, दूसरा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कौन लगाएगा? ये सरफेस लगाएगा। हमें नॉर्मल फोर्स भी निकालना है और इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये क्या है? ये हमारा है हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये सरफेस क्या है? ये सरफेस है स्मूथ, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, सो दिस इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमको दिया हुआ है। ये फोर्स भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या कहता है बच्चा? व्हाट इज माय स्टेप 1? एबीडी खींचना है। तो एबीडी खींचना है तो सरफेस तो हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि जिस सरफेस पे मूव करेगा हमारा यही सरफेस है। हमने दिखा दिया इस बॉडी का मास m है। एबीडी खींचने वक्त हम कितने बात का ध्यान रखते हैं? 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या है कि फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो फोर्स दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड एज्यूम करना पड़ेगा जो कि अननोन क्वांटिटी होगा या कभी कभी दिया रहेगा, तो फोर्स दिखाएंगे। दूसरा जो अननोन फोर्स है वो भी दिखाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दिखाएंगे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिखाएंगे। इतना ही चीज है ना। पहले इसका एबीडी दिखाते हैं। तो एबीडी जब दिखाते हैं तो हमने कहा कि भैया तुम पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। एक तो हमारे पास ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ये मुझे मालूम है, ये दिया हुआ, तो हमने एक फोर्स लगा लिया ऐसे, हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ये F हमें दिया हुआ है। चलो भाई, दूसरा फील्ड फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि कहां से पास करेगा? इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने कहा mg लगेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमें इसे दोस्ती हो गई है, ये हमारा हो गया mg फोर्स, है ना। और तीसरा फोर्स जो कि ये कांटेक्ट फोर्स होगा, ये सरफेस लगाएगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। आप चाहो नीचे से दिखा सकते हो या चाहो ऐसे दिखाना चाहते हो ऐसे दिखा दो, नॉर्मल, गलत नहीं है। हमने बताया कि आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए, हमने फोर्सेस को एबीडी हमने लगा दिया, फोर्सेस को हमने खींच दिया, है ना। और क्या क्या कहता है स्टेप? क्या कहता है स्टेप? हमारा कहता है ना, ड्रॉ द एबीडी। एबीडी हमने खींच लिया। अब स्टेप 2 कहता है एनालाइज द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या कहता है? एनालाइज द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जाते हैं इसके पास, भैया कि इसका मतलब क्या होता है, पूछते हैं। यानी कि अब इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी किधर जा सकता है। अब सोचने वाली बात है कि सपोज कीजिए हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस पे हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको? ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम फोर्स से खींचते हैं, तो जिधर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही मूव कर रहा है ना। इस बुक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा नहीं, कर रहा ना। इस बुक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? ना ही डाउनवर्ड जा रहा है ना ही अपवर्ड जा रहा है। तीसरा एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? 0। ये दिया हुआ, ये हमें सोचना पड़ेगा, अपने तरफ से सोचना पड़ेगा कि भैया ये तो इस सरफेस को तो तोड़ करके नीचे नहीं जा सकता और ना ही उड़ सकता है ना। ये तो दिया हुआ है, तो ये हमें सोचना है, ठीक है बच्चा। इसमें जो एक्सेलरेशन है वर्टिकली अप डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा 0 होगा। अब देखिए, फोर्स को हम सिंगल लाइन से डिनोट अगर करते हैं तो चूंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऐसे डबल लाइन से डबल एरो दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि एक्सेलरेशन है या फोर्स है। फोर्स लिखते वक्त एक्सेलरेशन को भी बहुत बच्चा लिख देता है, वो नहीं करना है, ठीक है। सो हम इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स को हम देखिए सिंगल लाइन से डिनोट, एरो से दिखो, यहाँ डबल लाइन से डिनोट, एरो बनाकर दिखाते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हमने यहां तक सोच लिया कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेशन 0 ही है। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? हम क्या कर रहे हैं? मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं। तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अब हमने कहा चलो भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये तो खींच रहा है और हमने अभी करके देखा था, है ना। तो एक्सेलरेशन होगा, हमें नहीं मालूम कितना होगा, हमने एज्यूम कर लिया। चलो भैया इसको एज्यूम कर लेते हैं ए, ले लें ए, ले लिया हमने, तो हमने एज्यूम कर लिया। चलिए, एनालिसिस कंप्लीट। सो इसको बोलते हैं एनालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब देखिए, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है बच्चा? जल्दी बताओ, सेकंड स्टेप क्या कहता है?
सेकेंड स्टेप हमारा ये हो गया। स्टेप 3 कहता है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहता है फोर्सेस को रिजॉल्व करो, किधर? टेंडेंसी ऑफ मोशन जिधर है या जिधर मूव कर सकता है। तो क्या अब बात आती है कि क्या यहाँ रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है? यहाँ रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि सारा फोर्सेस आइदर उसके मोशन के डायरेक्शन में है या परपेंडिकुलर है। तो एक नोट यहां लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं, उसी में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए नोट में, इंपॉर्टेंट बात में? द फोर्सेस विच आर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन नीड नॉट टू बी रिजॉल्व। मींस उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो फोर्स मोशन या टेंडेंसी के मोशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, उसको रिजॉल्व नहीं करना। तो अब देखो, अगर हमने कहा मोशन का डायरेक्शन इधर है, इसको हमने कह दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने कह दिया वाई एक्सिस। ये फोर्स तो इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। अब हम बात करते हैं कि चलिए भाई हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे, है ना। जब हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे, मोशन के डायरेक्शन में काम करेंगे, तो परपेंडिकुलर फोर्सेस को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। मानते हो इस बात को? तो हमने कहा चलो भैया हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कहा चलो इस डायरेक्शन को पहले हमने ले लिया पॉजिटिव। अब बात आती है पॉजिटिव किसको लेना है? जब भी किसी डायरेक्शन में काम करते हैं तो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है? दो डायरेक्शन होता है, आप इधर ले लो, इधर लिया, इधर किधर लें? इस डायरेक्शन को लिया, इस डायरेक्शन को लें। तो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करना चाहिए। इस बात को भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कीजिएगा? लिखिए, लिखो ना। ऑलवेज एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव। क्या लिखोगे नोट में? एक और नोट में क्या लिखोगे? ठीक है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव एज्यूम करना चाहिए। कहा चलो भैया हमने तो बस राइट को पॉजिटिव ले लिया, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट को पॉजिटिव ले लिया। तो अब लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? क्या कहता जाते हैं उसके पास? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप कहता है, कहां क्या कहता है कि क्या बोलता है कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इन दैट डायरेक्शन। यही है ना। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम। इसका यूज करते हैं तो क्या हुआ? नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या हमारे पास है? ये है राइट पॉजिटिव। पहले फोर्स, इस डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है बच्चा, जल्दी बताओ। इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? सिर्फ एफ है और कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लिखेंगे एफ। तो एफ इज इक्वल टू हमने लिख लिया, पहले सारा फोर्स लिख लिया। एक ही फोर्स है तो एक ही फोर्स हमने लिखा, और इसी डायरेक्शन में तो इसलिए इसी डायरेक्शन में लिखिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, है ना। सो नेट फोर्स हमने लिख लिया। इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इज इक्वल टू क्या? मास द बॉडी एम है और एक्सेलरेशन हमने कितना एज्यूम किया? इसी डायरेक्शन में ए है, तो हमने कहा ए, है ना। चूंकि डायरेक्शन हम ले चुके हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। तो हमारा यहां से क्या आ गया? दैट सिंप्लाई ए इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? एफ बाय एम। सो दिस इज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, ए आ गया ना। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल किस डायरेक्शन में है? नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं भाई। सेकेंड क्वेश्चन में हमने कहा चलो भाई वर्टिकल अप को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, ले लें। तो पहले हम फोर्स को लिखेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स है? एक नॉर्मल है, दूसरा mg है ना, वर्टिकल लाइन में। तो नॉर्मल अपवर्ड है, तो हमने कहा चलो भाई ऐसा करो ना, ऐसा करते हैं। यहाँ पे हमने कहा वर्टिकली अप को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, यहां ले लेते हैं पॉजिटिव, हमने लिख दिया। वर्टिकल अप को हमने पॉजिटिव ले लिया। तो वर्टिकल अप में कौन कौन फोर्स है? एक फोर्स है नॉर्मल, किधर? अप, पॉजिटिव। तो हमने कहा चलो भाई नॉर्मल एक लिया, एन, एक फोर्स हो गया, एन हो गया, इसका काम तमाम कर दिया। अब mg क्या है? mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे माइनस लिखें, कितना होगा? m इंटू जी। दोनों फोर्स हो गया, इसका भी काम तमाम कर दिया हमने। और कुछ फोर्स है? नहीं है। सो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0, दिया हुआ ना, तो लिखें दिस इज इक्वल टू m इंटू, ये दिख रहा बच्चा? 0 दिख रहा आपको? ये दिख रहा?
हाँ जीरो, तो क्या हो गया जीरो। दैट सिंप्लाई क्या हो गया हमारे पास, n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। सो नॉर्मल कितना हो गया यहाँ पे, एम जी के बराबर। तो दिस इज द आंसर। इस केस में नॉर्मल का वैल्यू भी आ गया हमारा। तो नॉर्मल अपर डायरेक्शन में है तो अपर डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखते वक्त हम वर्टिकल डायरेक्शन को फोर्स को भूल गए, है ना। देखिए ये किए थे ना हम यहाँ पे, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहे थे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को भूल जाना है। बस इतनी सी बात है। कहा कि नहीं मैं वर्टिकल आपको पॉजिटिव नहीं मानूंगी, हमने कोई बात नहीं बेटा, डाउन को पॉजिटिव मानते हैं। तो वर्टिकल डाउन को पॉजिटिव मान लिया, ऐसे मान ले सलोनी, सलोनी, हाँ मान लिया। अब देखो डाउन में कौन फोर्स है, एक है हमारा एम जी है, तो हमारा हो गया एम जी। और नॉर्मल किधर है, तो माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेशन तो जीरो ही होगा ना, एक्सेशन जीरो ही होगा ना। तो m इंटू जीरो जीरो, तो क्या हो गया यहां से भी हमारा n इज इक्वल टू एम जी ही आया, आया उतना ही आया। तो मर्जी है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानना है, बट हमेशा मैं कहूंगा कि एक्सीलरेशन जिधर रिज्यूम किया हो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना करो, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्लास तेरा है, जब तक तेरे समझ में नहीं आता क्लास आगे बढ़ने मत देना। बगल वाला क्या सोच रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है तुम क्या सोच रहे हो, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तेरा कोई डाउट है। अगर डाउट है और क्लास आगे बढ़ गया, इसका मतलब है आपका नुकसान है, आप लूज कर रहे हो, यू आर ए लूजर। और आपको लूजर नहीं बनना, आपको क्या बनना है, विनर बनना है। तो 2+2 में भी डाउट होता है, प्लीज आस्क मी, तब तक पूछो जब तक तेरे समझ में नहीं आ जाए। टीचर क्या सोचता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आप क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है। क्लास को तब तक आगे बढ़ने मत देना जब तक वो तुम समझ न जाओ। मतलब क्लास में क्या बनना है, गधा बनना है, और एग्जाम हॉल में क्या बनना है, वहां घोड़ा बनना है, वहां स्मार्ट बनना है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं मान कर चलता हूं कि सारे बच्चे सीख गए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको समय दूंगा, और जो बच्चा इसको कर दिया उसको मैं चॉकलेट खिलाऊंगा। लेकिन चॉकलेट खिलाऊं तो कैसे यार, तुम तो यहाँ पे हो नहीं मेरे पास, ये मास एम है, क्वेश्चन वही है, हमने बस सिर्फ और सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये एफ है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ ये फोर्स बना रहा है एंगल थीटा, ओके। ये है, ये वही क्वेश्चन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके। नाउ इसमें बॉडी उड़ नहीं रहा, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, ओके। दिस बॉडी इज नॉट फ्लाइंग, ये उड़ नहीं सकता, ये इधर ही स्लिप करेगा, ठीक है। अब करके देखो ना, आपको रस्सी से किसी चीज को बांध करके खींचो, है ना, तो देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल पैरेलल मूव करेगा, उड़ेगा नहीं, तो ये कंडीशन है, ये उड़ नहीं रहा, इट इज नॉट फ्लाइंग, ओके। देयर इज नो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ अब क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, ओके, फाइंड फर्स्ट में एक्सेलरेशन और सेकेंड में फिर से नॉर्मल फोर्स, ओके वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। कितना मिनट का टाइम दूं या मैं सिखा दूं इस क्वेश्चन को, बताओ कितना, क्या टाइम दूं, कितना मिनट, कितना टाइम दूं, टाइम बताओ ना, 5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 1 2 2 लो स्टार्ट। सो दिस इज एफ कॉस थीटा ओवर एम, ओके। और नॉर्मल, नॉर्मल एम जी माइनस एफ, ओके। कितने बच्चा का है ये कहता है ये सही आंसर है, बताओ कितना बच्चा कहता है एक्सेलरेशन सही है, 7 बच्चा, बस 7। हाँ बेटा अभी करते हैं ना, सारा करेंगे, रुके ना, अभी तो सिखाना है ना, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो सिखाना है, उसके बाद क्वेश्चंस देंगे ना हम आपको। देखिए देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हमारे पास हो गया, इसका मास m हो गया, है ना, और
इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है, ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, नीचे हमारा mg लग रहा है, नॉर्मल फोर्स यहीं से दिखाते हैं, चलो हमने कहा चलो ये n लग रहा है, ऊपर दिखा दिया ऐसे, है ना। लोअर सरफेस से एरो, एरो कहाँ स्टार्ट होता है, ओरिजिन ये यहीं से लग रहा है F, ठीक है, हमने कर दिया। कोई दिक्कत है हमारे अगर n ऐसे दिखाऊं तो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो नो दिक्कत। चलिए अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है, मोशन को एनालाइज कीजिए। तो जब मोशन को हम एनालाइज करते हैं तो ऑब्वियसली इसको जब किताब पे रख कर कोई ऑब्जेक्ट रख करके खींचो नहीं से करके, जब तुम खींचोगे नहीं ऐसे करके उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ कह दिया कि उड़ नहीं सकता, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेशन नहीं दे सकता, ये बोला हुआ था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब बोला हुआ तो भैया तो हमने इसी बात मान लिया, हमने कहा एक्सेशन का 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब इस एक्सेशन हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, हमारा 0 है, और इधर हमने एज्यूम कर लिया इस फोर्स की वजह से, हम चूंकि उस ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखकर खींचे फोर्स से इसे करके रस्सी बांध करके, तो एक्सेशन था उसमें दिखाई दिया चल रहा बॉडी, तो हमने एक्सेशन ए एज्यूम कर लिया। ये बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ऊपर जो हमने लिखा है ए एज्यूम किया हूं, यस। सो एनालिसिस हमारा हो गया। अब क्या कहता है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो सारे फोर्स को, mg को रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, n को रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, इसको रिजॉल्व करना है, f को रिजॉल्व करना है। तो एक कंपोनेंट हमारा ये होगा, एक एक्सिस हो गया, दूसरा एक्सिस हमारा ये हो गया, है ना बच्चा। सलोनी बेटा, सलोनी, सलोनी, यही होगा ना बेटा, तो बता यही से ऐसे रिजॉल्व करेंगे ना, एक ये हो गया, दूसरा ये, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा इधर ही होगा, तो इसको इधर रिजॉल्व करेंगे और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। सलोनी बोल बेटा, इस फोर्स का ये कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी बताओ, पक्का लिख दूं? चलो F cos थीटा हमने लिख दिया। चलो दूसरा बच्चा बताएगा, राधिका, राधिका गर्ग, बोल बेटा ये फोर्स क्या होगा ऊपर वाला। चलिए वेरी गुड, हमने लिख दिया। सो रिजोल्यूशन खत्म, यानी कि इस फोर्स को हमने खत्म कर दिया। हमने दो ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में इधर फोर्स लग गया, इधर ये वर्टिकल डायरेक्शन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मींस सारे फोर्सेस को दो पार्ट में ही तोड़ देना है। मींस दो खल में, दो बक्सा है, एक बक्सा में ये रखेगा, दूसरे बक्सा में ये रखेगा, बस ऐसे ही रखना है। अब हमारी बात रिजोल्यूशन हो गया। अब हमारा क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन के पास जाना है कि नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। बात करते हैं, हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको ले लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन इधर लिया है ना। तो बोल सलोनी बेटा, बोलो जल्दी बताओ, इस डायरेक्शन में क्या होगा इक्वेशन, राइट डायरेक्शन में सलोनी क्या होगा? यस, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एफ फोर्स, एक ही फोर्स है, दूसरा फोर्स नहीं है। तो एफ cos थीटा हो गया, नेट फोर्स पहले लिख दिए, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी m, और हमने एक्सेलरेशन क्या जूम किया, a जूम किया, तो m a आ गया। सो दैट सिंपल है, हमारा एक्सेलरेशन आ गया, a कितना आ गया, f cos थीटा बाय m। चलिए ये बच्चा, इसने सही जवाब दिया, पास हो गया। दूसरा, अब हम काम करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल अप डायरेक्शन में सलोनी तेरा ही डाउट है ना, वर्टिकल अप को हमने ले लिया पॉजिटिव, ले सकते हैं आ गया। तो क्या क्या होगा वर्टिकल अप में, जल्दी बताओ सलोनी, जल्दी बताओ। एफ साइन थीटा एक फोर्स हो गया ये, और दूसरा फोर्स नहीं बेटा, और नॉर्मल भी है। नॉर्मल को क्यों छोड़ रहे हो, नॉर्मल से कौन सा दुश्मनी हो गया तुमको यार, ये भी तो है यहाँ पे, नॉर्मल नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स बचा, जल्दी बताओ जल्दी। एक तो जो तुमने डिवाइड कर दिया था चेक, है ना, उसका हिस्सा ले भाई, तू अपना रख ली, ये तो खत्म हो गया, है ना। दूसरा बच गया एन, नॉर्मल, है ना, तो नॉर्मल प्लस ऊपर है प्लस नॉर्मल आ गया, है ना, और नीचे वाला खर्च हो गया, मींस निगेटिव, माइनस ऑफ एम जी, नेट फोर्स हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, जीरो हो गया बेचारे का। यहां से हो गया हमारे पास एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी हो गया। यानी कि ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे क्या सोच सकते हो जानते हो, इसको एक दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं जो कि अभी मैं बोलना नहीं चाहता, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड है। अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगा, अभी हम बस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हम इक्विलिब्रियम की चर्चा ही नहीं करेंगे, हम सेकंड लॉ से ही सारा चीज सीखते हैं।
फिर बाद में एक नया नाम बोल दूंगा, बोलो देखो यही है, बोलो अरे यही था, हाँ साला परेशान कर रखा था ये। ठीक है, तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा, बोलो नॉर्मल कितना हुआ, नॉर्मल हुआ mg माइनस, तो ये सही समझ में आया बच्चा? हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, देखे हो ना, इस इंक्लाइन प्लेन पे हमारे पास एक स्मॉल m रखा हुआ है ऐसे, इसका मास है m, ओके, और ये स्मूथ है, ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ओके। नाउ निकालना क्या है, क्या निकालना है, वही दो चीज निकालना है, पहला निकालना है फाइंड, फाइंड फाइंड फर्स्ट निकालना है एक्सीलरेशन, और सेकंड निकालना है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कौन, ये सरफेस अप्लाई करेगा। कितना समय टाइम दूं, जल्दी बताओ, टाइम कितना दूं, कितना टाइम करते हैं भाई। तो अब हम इसका पहले एनालिसिस करते हैं, पहले एबीडी खींचते हैं। तो हमने कहा चलो भाई डायग्राम बना ही देते हैं ऐसे, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है ना, ये बना ही देते हैं। अब इसका मास m है, अब इसका एबीडी खींचेंगे। एबीडी कैसे खींचे, कौन बच्चा बताएगा एबीडी में, तो एजेंट कौन कौन सा है एबीडी हमें आता है खींचने के लिए। एक हमारे पास फोर्स है हमारा mg, ये तो हमें आता है, चलो भाई mg हमने दिखा दिया, है ना। दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा फोर्स कौन सा है, नॉर्मल। चूंकि एजेंट दो ही है ना, एजेंट लिखो ना कौन कौन सा है, एजेंट कौन कौन सा है, ये बॉडी बताएगा कौन कौन एजेंट है। एक तो ग्रेविटी है, और दूसरा कौन है बच्चा, सरफेस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो गया। दूसरा हमारे पास जो ट्रैक लगा, सरफेस लगाया, क्या लगाएगा, वो लगाएगा नॉर्मल। नॉर्मल हमने दिखा दिया ऐसे, नॉर्मल हमने यहां से दिखा, चलो यहां से दिखाते हैं n, ये हमारा हो गया n। और कोई फोर्स है, और कोई फोर्स है नहीं है, बस ये लगता है ना कि अपने आप गिरेगा, इधर स्लिप करेगा ना। हम एनालिसिस कर रहे हैं, सेकंड स्टेप क्या है कि ये किधर स्लिप करेगा, करके देखो तेरे पास क्या है ना, कॉपी डायरी या कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पे रखो, देखो नीचे गिरेगा, गिरेगा ना। हाँ बेटा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है बेटा, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे अगर कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ, अगर ये उस बॉडी पे फोर्स लगाता है, जैसे ये बॉडी रखा हुआ है, अगर ये सरफेस फोर्स लगाता है तो ये सरफेस पुश करता है, तो पुशिंग फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। वो किधर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। mg तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी कहां पे है वो इंपॉर्टेंट है, mg फोर्स हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एबीटी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप कहता है एनालाइज द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो ये आपको पता है, करके देखो, इंक्लाइन प्लेन रखो तो स्लिप करेगा, जैसे हमारे कर इसके ऊपर रखे, ऐसे रखे तो देखो स्लिप कर रहा है, देखो स्लिप कर रहा है, गिर जाएगा नहीं तो, है ना। देखो अलोंग द सरफेस स्लिप कर रहा ना, देखो छोड़कर देखो ना, छोड़कर देखो, तुम छोड़कर देखो गिर रहा। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, करके देखो नहीं गिरेगा, एलोंग द सरफेस गिरेगा, ये उड़ नहीं सकता और नहीं सरफेस को तोड़ सकता, एलोंग द सरफेस स्लिप करता है ना। इस सेशन किधर जूम करूं मैं, जल्दी बताओ, सलोनी किधर करूं बेटा, पैरेलल टू द सरफेस। हमने कहा चलो भाई, हमने इधर जूम कर लिया ऐसे, हमने इसको ले लिया ए, जो कि मालूम नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में इधर कोई एक्सेलरेशन हुआ, बताओ इधर कोई एक्सेलरेशन हुआ, नहीं हुआ ना, ये 0 हो गया। यानी कि जो हमने एक्सिस से जूम किया, एक एक्सिस हमारा ऐसे है परपेंडिकुलर, दूसरा एक्सिस हमारा ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे ही है ना। चलिए अब हमें फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है, तो बताइए क्या यहां पे नॉर्मल को रिजॉल्व करने की जरूरत है। यानी कि देखिए नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, जिधर मूविंग टेंडेंसी है उसके परपेंडिकुलर है ना। तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा है द फोर्सेस विच आर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हमारा यही है, उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, इस जो मोशन का डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब दूसरा फोर्स बच गया mg। mg ना ही इस सरफेस के पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तब क्या करेंगे, हम सरफेस बनाएंगे, मींस एक्सिस बनाएंगे। एक्सिस कैसे बनाएंगे, एक तो पैरेलल टू द सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाएंगे। तो दिख रहा
हमने कहा इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल हमने कहा एक एक्सिस हमने ले लिया ऐसे, लिए इसका यूज करते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, ये पैरेलल है। दूसरा परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें ये लेना पड़ेगा, चूंकि मोशन का डायरेक्शन हमारा ऐसे है तो इसके पैरेलल एक एक्सिस ले लिया जो कि इस सरफेस के पैरेलल है, और दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा। तो mg को रिजॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें पहले एंगल निकालना पड़ेगा। चूंकि तुम थोड़ा ध्यान देना बेटा, तुम्हारा छूटा हुआ है, तो हमने कहा इसको एंगल को कैसे निकालें भैया, तो हमने कहा चलो ऐसा करो ना, इसको नीचे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया। अब ये बोलो ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना हमारा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ये हमारा थीटा थी, हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये आता ना, ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा हमारा थीटा। ये ले सकते हैं, ये समझ में आया चीज। देखो इसको हमने कहा नीचे बढ़ा दिया ऐसे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये थीटा दिया हुआ 90 दिया होती, कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी थीटा, तो ये भी वही होगा, सेम एंगल होगा ये भी। अब ये तो आपस में 90 डिग्री पे है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा हमारा। ये mg खत्म, ये mg क्या हो गया, mg हो गया खत्म, mg खत्म हो गया। अब हमारे पास ये फोर्स हो गया और हमारा ये फोर्स हो गया। मीन सारे फोर्सेस को हमने दो डायरेक्शन में बना लिया, एक पैरेलल टू द सरफेस, दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये mg हो गया खत्म। अब जब इस डायरेक्शन की बात करते हैं पैरेलल टू द सरफेस, अब हम बताते हैं पैरेलल टू द सरफेस इक्वेशन लिखते हैं। पैरेलल टू द सरफेस, हमने पैरेलल टू द सरफेस, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, इस तरह से हमने ले लिया पॉजिटिव। बताओ बेटा क्या होगा हमारा, तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या है, ये हमारा क्या होगा। हाँ अभी तो एंगल ही लिखे, अभी तो एंगल लिखे, अभी लिखेंगे इसका mg का ये कंपोनेंट कितना होगा। यस, ये क्या हमारा होगा mg cos थीटा। दूसरा क्या होगा, ये जल्दी बताओ, ये वेरी गुड, सॉरी mg sin थीटा, है ना। तो जब पैरेलल टू द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लिखेंगे, ये फोर्स हमारे पास क्या बचा, यही फोर्स बचा ना, सिर्फ यही फोर्स बचा। क्या होगा हमारे पास mg sin थीटा, एक ही फोर्स है बस, और कोई फोर्स है नहीं है। सो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होगा m इंटू ए। तो m खत्म, तो a कितना हो गया बच्चा, g sin थीटा, बस a निकल गया। डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारा ये है। तब इस डायरेक्शन की बात करते हैं, हमने कहा चलो परपेंडिकुलर को फोर्स ये पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि ये है ना इसके साथ 90 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन में क्या है, एक हमारे पास नॉर्मल है n, ऊपर पॉजिटिव लिया था हमारे पास हो गया n, दूसरा क्या बच गया, ये खत्म हो गया, बच गया mg cos थीटा, ये बचा है ना। तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड है ना, तो माइनस ऑफ mg cos थीटा, यही ना। नेट फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में बच्चा, नेट फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, और कोई फोर्स है बाकी बताओ, नहीं है ना। तो नेट फोर्स वैल्यू क्या है, मास इनटू ये एक्सेलरेशन, ये कितना है हंसिका, तो लिखूं m इंटू 0, ये हो गया हीरो से 0 हो गया। तो क्या होगा हमारे पास, दैट्स इंप्लाई n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो नॉर्मल कितना हो गया, mg cos थीटा। दिस इज द आंसर।